राधे राधे। आप सबका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि चंद्र पांडुलिपि को टाइप करने किसी ईसाई महिला के घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात पम्मी और बर्टी से होती है। टाइप कराकर वहां से चंद्र निकल जाता है। अब आगे की कहानी सुनो। गुनाहों का देवता भाग 3। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह पर बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सीमेंट और बीच में कंकड़ का एक खूबसूरत सा घुमावदार मोड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल और कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी, कमरों के पीछे ही महुआ चूता था। लंबे लंबे घास से दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लताएं उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लटकी हुई छड़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाह की मांद है। नागफनी के झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन कासमी की सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अरन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उसका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी मिलती जुलती नहीं थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पति देव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास फूस, लता और शायरी अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्दों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। साधना में उसके एकमात्र साथी थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी हरी धूप में दोनों सर के नीचे हाथ रखकर लेटी रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गीत सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उनकी माली ने गिलट का कड़ा बनवाया है। दोनों अपनी अपने माँ की बातें एक दूसरे को बता डालती थी और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतना ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें होती। हाँ, भावुक और सुकुमार दोनों थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। एक शायर होते हुए भी इसी दुनिया की थी और सुधा कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से फूल चुनती तो उसे पहले सूंघती और अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में प्रयोग कर अपनी कलाई में लपेट लेती थी। सुधा उन लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। वह किसी भी चीज का इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी के कल्पना में डूब जाना जानती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। देशों की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी।
अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यावहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी नहीं लिख सकती थी, अपने स्वभाव और गठन खुद ही एक मासूम शायरी बनकर रह गई थी। वह पिछले 2 साल में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावमयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसका व्यक्तित्व के ऋषि बने हुए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के स्वभाव और उनके अभिन्न से वाकिफ थी, इसलिए जब आप सुधा की मोटर्स आकर साहिबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए हुए उतरे, तो कामिनी ने प्रभा से हंसकर कहा, लो, सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी की ओर, प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सदा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी बन गई थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाह डालकर कहा, कैसी हो बानो? थोड़ी देर के लिए सुधारने के लिए हमें दे दो, जरा कल के नोट सुधारने हैं। इनसे पूछकर गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधार कर पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से पड़ी हो। मैं संभल कर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी, बगल में खड़ी हुई थी, हाथ में किताब लिए है, उसी पर निगाह रखे बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी के हिंदी में उल्टा करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में उसे वह खुश होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। गुरुजी गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। आई वांट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हंसी फूट पड़ी। चुप हो गए हो? उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। मिस केसु, बीमारी हालत में दूध के कहे के साथ स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा के मुंह से निकला, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु, तुम और सुधा आज क्लास से बाहर जाओ। आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चले जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंसती हुई गेसु की ओर चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामनी ने कहा, खत भेजती रहना। सुधा और क्लास ठठाकर हंस पड़े। मैं संभल कर गुस्से से नीली पड़ गई। अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचने पर सुनाई दिया, बड़े अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारा क्लास हंसी से फिर गूंज उठा। थोड़ी देर में लड़कियां फुर हो गई। बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के पेड़ के नीचे दोनों लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के गेसू की ओढ़नी और गरारों की सिलवटों से आंख मिचौली हवा खेल रही थी। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे। जमीन पर बादलों की सांवली छाया दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूक लग रहा था। जितनी दूर तक छान रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा हो जाता था और जहाँ बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहाँ घास सुनहरे रवानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरस रहा था और बादल हल्के हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छांव किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी बेड़ी में लगे हुए रेशमी फाइल को उंगली में उमेटते हुए बोली, एक लंबी सी सांस भर कर कहा, बादशाहों की मौत पर खाब गाहों में कहा, वह मजा जब भी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहा, लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई। बेस एक करुण रुपहली मुस्कुराहट बखेर गई। क्या देख रही हो सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ। सुधा ने बेहोश आवाज
मैं कहा और सुधा की छाती पर सर रखकर पूरी तरह बोली, बादलों को न देख तू न कुचल जाए कहीं। सुधा के गले में जोर की चुटकी काट ली। अरे कितना अच्छा शेर है, किसका है? पता नहीं किसका, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्यालों से शादी कर ले। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लता में घास के तिनके निकालती हुई कहा, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कट जाए तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी, तुम यह शबाब उत्थान और प्यार नहीं करोगी, जोगन बनोगी। अच्छा चल बेशर्म कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है? मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है। जब प्यार नहीं होता है तो लेट कर बादल देखती है। गेसू ने मचलते हुए कहा, चाचा की क्या हालत है? तेरे अख्तर मियाँ की मंगनी कब होगी? मेरी मंगनी क्या किसी दिन हो जाए? वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर में रोशनी छा जाती है। गेसु बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियों को चिकनाते हुए बोली, मैं तो चाचा जान का बेटा, तुम्हारा चाचा जात भाई है ना, उनसे तो पहले से बोल चाल रही होगी। सुधा ने पूछा, हाँ हाँ खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे। जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे के कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतना विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे के कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार कान पकड़कर कौन सबक भूलता है? एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है? मकतबे इश्क में ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ देखा। खैर ये सब बात जाने दे सुधा, तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूंगी। किससे? जिससे तो। और दोनों ही जल्दी ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल छट गए थे और पाकड़ के छाह को भेदते हुए सुनहरे तार झिलमिला उठे थे। हंसते वक्त गेसू के कान के टॉप्स चमक उठे। सुधा का ध्यान उधर खींच गया। ये कब बनवाए तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? गेसू ने शर्मा कर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल है। वाह, क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। गांव के पास मेरी बुआ रहती है ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल खिलते थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती। घर से एक लंबा सा छोटा सा लेकर गलिया देते हुए आती और मुझे पकड़ कर ले जाती। जहाँ वह किनारे पर पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूब जाएंगे बुआ। फिर रबड़ी मलाई के लालच देकर वह मिन्नत करती। तब मैं निकलती थी। तुमने कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं। उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है?
प्राइवेट विदुषी में बैठेगी। खूब गोल मटोल और हंसमुख है। सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या करोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो यहीं, बातचीत करें, आराम करें। और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु को हाथ पकड़कर पास बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, ऐसी अलसाई अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। हट। झेप कर और फाइल में मुंह छुपाकर सुधा बोली, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन यह ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक रिदाए तेरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन का क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के मायने है जिंदगी का सपना। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है जीवन का सपने, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुम्हें शेर सुनवाएं। ये ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी और अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास जाकर उचक कर प्रिंसिपल का रूम देखा, वह खाली था और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर खड़ी थी। चलो। नहीं, मैं गाड़ी में चली जाऊंगी। अरे गाड़ी तो 4:30 बजे आएगी। चलो। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है, जितना चाहे कार घीसो। गेसु भी आ बैठी और कार चल दी। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।